नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। रणबीर में आपका स्वागत है। कांग्रेस से कानपुर के आर्य नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल से हमारे खास संवाददाता ने खास बातचीत की है। प्रमोद जायसवाल ने यह बताया कि जहां एक तरफ सपा प्रत्याशी अमिताभ बाजपेयी और भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं वो बिना किसी प्रकार का दुष्प्रचार करे, बिना आपसी भाईचारे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। प्रमोद जायसवाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव तीसरे चरण के तहत कल हो रहे हैं और कल तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें कानपुर शहर में भी वोटिंग होनी है। और आज कानपुर शहर से आर्यनगर सीट से हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल जी मौजूद हैं। उनके साथ में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या विजन है। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले के न्यूज़ पर। प्रमोद जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि अगर आर्यनगर सीट की बात की जाए तो हम लगातार देख रहे हैं आर्यनगर पर एक वॉर जो है वो छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, और वो है बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी की सीट जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी जी, और चाहे समाजवादी पार्टी की ओर से जो है अमिताभ बाजपेयी जी, लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अलग अलग तरह के वीडियोस एक दूसरे के वायरल कर रहे हैं, पुराने बयान लेकर सामने आ रहे हैं। आपका इस पर क्या विजन है? नमस्कार अपने दर्शकों को करता हूं मैं। ये जो इस समय इन लोगों का वार चल रहा है, एक्चुअली ये वार नहीं है, ये इन लोगों की भावनाएं हैं, इन लोगों के कुकृत्य हैं जो ये लोग करते रहे हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक विधायक के लिए जो ये लोग बात करते हैं, ये एक स्टूडेंट लीडर का काम होता है और ये लोग उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इनकी बातें सुनकर मुझे तो शर्म आती है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसको जो जैसे अब मान लीजिए धार्मिक भावना सुंदरकांड के लिए कहा गया, ये तो न केवल अशोभनीय है बल्कि ये शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ हिंदू समाज कैसे इसको बर्दाश्त करेगा, क्योंकि हम लोग सुंदरकांड को अपने हर शुभ कार्य में प्रभु की कृपा, हनुमान जी की कृपा, प्रभु राम की कृपा माना जाता है। और उस चीज़ को लेके इस तरीके की भावना व्यक्त करना, गंदी भावना व्यक्त करना बहुत दुखद है। लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं मैं नहीं समझ। बिल्कुल, हम सब ने देखा है जिस तरह से अमिताभ बाजपेयी जी ने सुंदरकांड को लेकर बड़ी बातें कह दी। लेकिन प्रमोद जी, हम देखते हैं राजनीति एक ऐसी चीज़ है, जब लोग राजनीति में आते हैं तो उनके जो सुर होते हैं वो अपने आप ही बिगड़ जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिसमें हमने देखा है कि ना तो इस तरह के कोई ज़ुबानी हमले आप अपने विपक्षियों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। होता है ना कि जो प्रत्याशियों के बीच में होड़ मची होती है एक दूसरे पर हमले बोलने की, वो आपकी ओर से हमें नजर नहीं आ रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ओल्ड स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की ओर जा रहे हैं, जो मर्यादा में रहकर लोग राजनीति करते थे? देखिए, आदमी की छवि जो होती है उसके जीवन भर का निचोड़ होता है। उसने जीवन में जो कुछ किया है उसकी निचोड़ होती है। राजनीति इसलिए नहीं की जाती है कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालें और सत्ता पाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर गुजरें। हमारा तो अपना ऐसा सोचना है कि ये एक माध्यम है जनता की सेवा के लिए, और उस माध्यम का उपयोग केवल जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, आपने कहा जनता की सेवा ही आपका सबसे बड़ा जो है वो मोटिव है और उसी के लिए आप इस विधानसभा के चुनाव में उतरे हुए हैं। लेकिन जनता की सेवा किस तरह से होगी? अगला सवाल मेरा ये कि अगर आप सत्ता में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो आर्यनगर का विकास किस हद तक और किस तरह से होने वाला है? देखिए, विकास की जो तरीके हैं उसमें सबसे पहला तरीका तो एक विधायक के लिए ये होता है कि उसे जो पैसा निधि के रूप में मिलता है, जो लगभग 25 करोड़ आज की डेट में है, मैंने तो वो पहले ही शपथ ली है कि वो 25 करोड़ रुपया आर नगर के 7 ऐसे व्यक्ति, जिनमें 3 मुस्लिम गणमान्य व्यक्ति और 3 हिंदू गणमान्य व्यक्ति होंगे, और कांग्रेस का अध्यक्ष उसका चेयरमैन होगा, वो ये तय करेंगे कि इस पैसे का उपयोग कहाँ पहले और कहाँ बाद में होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। इसके पीछे मेरी मंशा ये है कि जो बहुत से लोग कमीशन के रूप में पैसा खाते हैं, तो जो विकास में पूरा पैसा लगना चाहिए वो लगे। इसलिए मैंने ये कमेटी बनाई है कि अगर वो गड़बड़ नहीं कर सकते हैं उसकी मॉनिटरिंग मैं भी करता रहूँगा। दूसरी बात, जो मेरी तनख्वाह होगी या भत्ता मिलता है, करीब आज की डेट में 2.25 लाख रुपया है, तो मैंने ये प्रण किया है कि वो पैसा एक ज़रूरतमंद हिंदू बच्ची और एक ज़रूरतमंद मुस्लिम बच्ची की शादी हर माह
जैसे पैसा आएगा, जिसको ज़रूरत है, मान लीजिए पहले दे दिया गया पैसा, वो अपना इंतजाम करके शादी करे और उसकी मॉनिटरिंग कांग्रेस के लोग करते रहेंगे। ये यानी अभी आपने कहा ना कि महिलाओं को लेकर, एक बच्ची को, महिलाओं की आपने बात की, और अगर अभी अमिताभ वाजपेयी के जो हालिया बयान सुंदरकांड को लेकर दिया गया, वो न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था, बल्कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर भी एक बड़ी बात कही गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी बीवी भी सुंदर है, जिस तरह से ये बातें सामने आई। लेकिन प्रमोद जी, आप कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं और इस चुनाव में 22 के कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा दांव है, जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है, वो है आधी आबादी से जुड़ा हुआ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या इस मुद्दे को प्रमोद जायसवाल जी अगर आर्य नगर में जीतते तो और ज्यादा बुलंद करेंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो आधी आबादी है वो हम लोगों के लिए माँ के रूप है, बहन के रूप है, बेटी का रूप है। तो उस आबादी के लिए तो हम लोगों के पास सम्मान के अलावा कोई बात है नहीं। और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि उनके विषय में बात ना ही की जाए। ऐसा गलत कार्य करने वाले लोगों के बारे में जितनी हम चर्चा करेंगे, अब क्षेत्र की जनता खुद ही समझेगी, हिंदू समाज खुद समझेगा कि सुंदरकांड का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, जहां सीता को मां के रूप में और स्त्री को हमारी समझ से जितना सम्मान हिंदू समाज देता है, ऐसा कोई समाज नहीं है। बाकी अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके बारे में ना ही बात की जाए तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रमोद जी, हम लगातार देख रहे हैं कि इस बार का जो चुनावी रण है वो बेहद भीषण नजर आ रहा है और तीसरे चरण के तहत कल यानी कि मतदान होना है कानपुर में। तो आपको क्या लगता है कि आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्यों वो बाकी के प्रत्याशियों को छोड़कर आपको वोट करें? कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? जरूर। हमारी नेता माननीय प्रियंका जी ने जो बातें कही हैं कि महंगाई को लेकर उन्होंने कहा है कि गैस का सिलेंडर 3 वो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को हर साल फ्री देंगी। कोरोना में जो पीड़ित थे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको 25,000 रुपया प्रति परिवार दिया जाएगा। जो गैस है वो 400 रुपये से ऊपर नहीं रेट रखा जाएगा। महंगाई इस तरीके, और जो किसानों की बात कही है उन्होंने कि 25 रुपये में गेहूँ, इसी तरीके से जो भी चीज़ होगी वो गरीबों, किसानों, महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए करने का प्रयास उन्होंने किया। रही बात एक विधायक की, उसकी जितनी पहुंच होती है उसमें जो भी पैसा होगा, एक पैसे का छीज बट्टा या उसका दुरुपयोग ना हो पाए, बस कोशिश ये की जाएगी कि वो पैसा सदुपयोग हो और जनता के काम आवे। बिल्कुल। तो यानी कि आप हर एक वर्ग के विकास की बात कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा प्रमोद जी आपसे ये है कि कल चुनाव होने हैं, मतदान होना है, के न्यूज़ के माध्यम से आप अपनी जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं के न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा जनता से कि वो जिन प्रत्याशियों को, न केवल आर नगर क्षेत्र में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, वो सभी प्रत्याशियों की तुलना करें और उसको जो प्रत्याशी ये समझ में आए कि उसके हित का वो सही बैठेगा, उस आदमी को वोट करें। और निश्चित तौर पर वोट करने के पहले हर व्यक्ति का इतिहास समझें, उनकी नीतियां समझें, उनके बोल वचन को समझें और वो क्या करना चाहते हैं ये समझकर वोट देंगे तो निश्चित तौर पर भारत में सुधार होगा। बिल्कुल। तो भारत में सुधार अगर करना है तो आप सबको मतदान करना होगा। हमारे साथ में कानपुर से आर्य नगर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल जी थे, जिन्होंने अपनी बात बताई कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो किस तरह से जनता का विकास करेंगे, आर्य नगर सीट की विधानसभा का विकास करेंगे। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी आर्य नगर विधानसभा से कानपुर से प्रमोद जायसवाल जी, जो कि अपनी कांग्रेस की नीतियां गिराते हुए। अब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को है और अब तक पहले चरण में 58 सीट और दूसरे चरण में 55 सीट को कुल मिलाकर 113 सीटों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 सीटों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले और दूसरे चरण की तुलना में तीसरे फेज में ज्यादा जिलों में मतदान है और तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि किन जिलों में मतदान होना है। तो 16 जिलों में तीसरे चरण का मतदान कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौर, ये वो जिले हैं जहां पर 20 फरवरी को मतदान होना है। इसके अलावा हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर,
तो 16 जिलों में तीसरे चरण के मतदान, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इन जिलों में मतदान होना है। कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर। तो ये थे यूपी के 16 जिले जहां कल मतदान होना है। ये सभी सीटें उत्तर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और सपा के लिए बेहद जरूरी हैं। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे जिस तरह की हॉट सीटें हैं तीसरे चरण के चुनाव के मतदान में। तीसरे चरण की जो हॉट सीटें हैं कासगंज, हाथरस, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर और झांसी। कासगंज, हाथरस, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर और झांसी, ये तीसरे चरण की हॉट सीटें हैं। और तीसरे चरण में इन पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। एक तरफ मैनपुरी से अखिलेश यादव खुद ही चुनावी मैदान में है, तो वहीं पर कन्नौज से असीम अरुण मैदान में है। यूपी चुनाव 2022 के तीसरे चरण के दौरान 59 विधानसभा सीटों के लिए 627 उम्मीदवार मैदान में है। और ये वोटर्स के आंकड़े क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। 1.16 करोड़ पुरुष मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो वहीं पर 99.6 लाख से अधिक महिलाएं तीसरे चरण में वोट करेंगी। 1096 तृतीय लिंग के लोग करेंगे मताधिकार का प्रयोग। और तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से अधिक मतदाता हिस्सा लेंगे। 1.16 करोड़ पुरुष मतदाता मतदान में भाग लेंगे। वहीं पर 99.6 लाख से अधिक महिलाएं इस बार वोट करेंगी। वहीं पर अदर्स की अगर बात की जाए तो 1096 लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और तीसरे चरण में 2.15 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहे कुल 627 प्रत्याशियों में इस बार 135 यानी कि 22% उम्मीदवार दागियों की श्रेणी में आते हैं और इन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के 52% प्रत्याशी दागी है। दूसरे नंबर पर आती है बीजेपी। बीजेपी ने 46% दागियों को टिकट दिया है। और बसपा इस कड़ी में तीसरे नंबर पर है। 39% प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। तो 245 प्रत्याशी करोड़पति, मतलब इनकी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा के 87% और बसपा के 78% प्रत्याशी करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 2.82 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के 52% प्रत्याशी दागी हैं। और दूसरे नंबर पर भाजपा का नंबर आता है। भाजपा ने 46% दागियों को टिकट दिया है। तो वहीं पर तीसरे नंबर पर बसपा है और बसपा ने भी दागियों को टिकट दिया है। और यह आंकड़ा है 39%। 39% प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए कल मतदान है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं और इन पर बात करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है तीसरे चरण के चुनाव में। और तीसरा चरण महाभीषण होने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम जिले हैं उन पर मैनपुरी है, इटावा है, कन्नौज है, झांसी है, तमाम जिले हैं जहां पर मतदान होना है। उसी को लेकर हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। चंद्रजीत सिंह संवाददाता मैनपुरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले चंद्रजीत आपके पास आते हैं और बाकी लोगों से ही बात करेंगे। चंद्रजीत, जिस तरह से अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा अहम सवाल करहल सीट को लेकर इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने जब नामांकन किया था उन्होंने कहा था कि अब सीधा सर्टिफिकेट लेने के लिए आएंगे, लेकिन उसके बाद पूरा परिवार एक तरह से मैनपुरी में डटा हुआ है। इसको लेकर
बीजेपी खासकर सवाल उठा रही है चंद्रजीत। चंद्रजीत, आप तक आवाज आ रही है? ये चंद्रजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बता दें कि अभय कटियार संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, कन्नौज की सीट असीम अरुण मैदान में है बीजेपी से, तो वहीं पर अनिल दोहरे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है। दोनों के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है और अखिलेश यादव लगातार समाजवादी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं असीम अरुण, उन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कन्नौज का क्या कुछ माहौल है अभय? को मिल रहा है आपको बता दो जी अभय। हेलो जी, आपको बता दें सर कि यहाँ पर जो असीम अरुण है वो अपनी किताब और पक्ष सभी को लेकर यहाँ पर चुनाव मैदान में है, और दूसरी तरफ जो अनिल दोहरे हैं समाजवादी पार्टी से, वो यहाँ से 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जो मुकाबला होने वाला है तो बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा। जी बिल्कुल, तगड़ा मुकाबला होने वाला है। और बाकी लोगों का भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। कुलदीप, झांसी में क्या कुछ माहौल है? तीसरे चरण का कल मतदान होना है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो झांसी का क्या कुछ माहौल है? झांसी की स्थिति काफी बेहतर है जी। और झांसी की अगर बात करें तो झांसी खास में सदर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो मुकाबला गरोड़ा सीट पर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता दीप नारायण सिंह यादव और उनके सामने है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से जवाहरलाल राजपूत आमने सामने मैदान में है। और इसके अलावा बबीना सीट पर भी संग्राम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से पूर्व सांसद के पुत्र यशपाल यादव मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी से यहाँ के वर्तमान विधायक राय सिंह बारिशा मैदान में। कुल मिला के ये 3 सीटें हैं जहां पर चुनाव फंसता दिखाई दे रहा है। कुलदीप जी, बसपा की क्या स्थिति है झांसी में? देखिए, बीएसपी की स्थिति झांसी में, यदि यहाँ पर झांसी खास में कोई खास उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई है, लेकिन कैलाश साहू जो यहाँ से बीएसपी उम्मीदवार है, उनका व्यक्तिगत व्यवहार है जो उनके साथ खड़ा हुआ है। बीएसपी के नाम पर तो कोई वोट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कैलाश साहू के नाम पर, कैलाश साहू के फेस पर, चूंकि कैलाश साहू यहाँ पर पहले भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा उनकी तरफ ध्यान है। लेकिन जो राजपूत लड़ रहे हैं, नन्ना राजपूत बबीना से, उनकी स्थिति प्रभावी है। नन्ना राजपूत बीएसपी के बैनर तले अपना बहुत कायदे से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी स्थिति काफी बेहतर है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। अब बात करते हैं मधुर मोहन संवाददाता हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, देखिए कल जिस तरह से तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन था, तो तमाम जो दिग्गज हैं, वर्तमान के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही एक ही दिन कानपुर में थे। क्या कुछ माहौल अब नजर आ रहा है, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है? मधुर, तो लगता है मधुर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और लगातार तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। ऋषि सेंगर का रुख करते हैं, फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, फर्रुखाबाद की बात की जाए तो क्या कुछ माहौल फर्रुखाबाद में नजर आ रहा है और चुनाव की किस तरह से तैयारियां हैं? ऋषि, न्यूज में लाल एरो बन जाएगा, वो कट गया मतलब। जी ऋषि, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। जी जी, बताएं ऋषि, फर्रुखाबाद का क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? फर्रुखाबाद स्थिति बनी हुई, चारों सीटों पर सपा और भाजपा का कड़ा मुकाबला है जी। पुलिस पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। चारों सीटों पर कांटे के एकदम मुकाबला चल रहा है। फर्रुखाबाद सदर की अगर बात की जाए तो फिर किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है ऋषि? फर्रुखाबाद सदर की बात की जाए तो यहाँ पर जातिगत आधार पर मतदाता हमेशा मतदान करता है। इस बार चुनाव मैदान में पूर्व प्रदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी है मैदान में, तो इसलिए भाजपा के लिए चुनाव एरो ना बने, देख लेंगे, एरो बन जाएगा, कट जाएगा। जी बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ प्रशांत सोनी संवाददाता जुड़ गए हैं कासगंज से। प्रशांत, कासगंज कहा जाए कि कल्याण सिंह का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव कासगंज में है, तो कासगंज की क्या स्थिति है और किस तरह का माहौल कासगंज में दिखाई दे रहा है? प्रशांत जी, प्रशांत तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मधुर मोहन से बात करते हैं। मधुर मोहन हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। मधुर, कल जिस तरह से दो दिग्गज, एक मुख्यमंत्री वर्तमान में है और एक पूर्व मुख्यमंत्री कानपुर में थे, तो अब तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है कानपुर में? मधुर जी बिल्कुल, यदि कानपुर की बात करें 10 विधानसभाओं में कल चुनाव होना है और 93 प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन कल जो चुनाव तो उससे पहले कानपुर में कल दो दिग्गज थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री, दोनों ने कल पूरी ताकत अपनी झोंकी थी, जिसको लेके जो कार्यकर्ता है उसमें काफी उत्साह देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के पाले में अभी की बात करें 7 सीटें 10 विधानसभा में से 7 सीटें बीजेपी की थी, लेकिन अब की सबसे बड़ी बात यह देखिए आजनगर और शीशम दो एक ऐसी विधानसभा है कानपुर में जिसमें बड़ा रोमांचक खेल होगा, क्योंकि दोनों प्रत्याशी काफी अच्छे उतारे गए हैं जी। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्याशी, एक तरफ मुख्यमंत्री प्रत्याशी, तो कहने के आपके जो रोमांस होगा देखने का होगा वो काफी अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को यार 10 विधानसभा में जितने भी विधानसभा में जो प्रत्याशी उतरे सब टक्कर देने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें, क्योंकि जो कल योगी आए थे, योगी ने साफ एक चीज बोली थी कि हमें 10 सीट जीतनी है, 10 से 10 सीट यहाँ की जनता मुझे जिताएगी, क्योंकि 7 सीट अभी भी उनके पाले में। लेकिन जो अब की जो मुकाबला दो विधानसभा में जो होना आजनगर सीधन वो काफी रोमांचक होगा जी बिल्कुल, तो काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। और प्रशांत सोनी से बात करेंगे, कासगंज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कासगंज की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? प्रशांत सर, आपको बता दें कासगंज में पहले से ही कल्याण सिंह का वजूद रहा है जी, और यहाँ पर पूर्व में भी अभी तीनों सीटें बीजेपी के ही खाते में है, और इस बार भी कासगंज सदर सीट से जो आपके सिटिंग एमएलए है वही जीत में है जी। सिर्फ पटियाला विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर बसपा के उम्मीदवार हैं नीरज किशोर मिश्रा, जो बसपा शासन काल में उच्च शिक्षा आयोग के सदस्य रहे थे। वह पूरी तरह से पटियाली विधानसभा से मौजूदा विधायक है ममता शाह उनको टक्कर दे रही हैं जी। जबकि अमापुर विधानसभा क्षेत्र है 101, इसमें नए उम्मीदवार भाजपा ने उतारे हैं, जो पूर्व जो विधायक थे वो जिनकी डेथ हो गई थी कोरोना काल में जी। उनको भी एक तरफा जीत देखी जा रही है। सिर्फ कासगंज से आपके भाजपा के अपेक्ष पूर्व मंत्री सपा के जो 3 बार मंत्री रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका वजूद ज्यादा अच्छा नहीं है जी। बिल्कुल प्रशांत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ योगेश कुमार जुड़ गए संवाददाता एटा से। एटा की बात की जाए तो एटा में चुनाव होना है कल, और एटा का क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है योगेश? योगेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, आपके पास लौटेंगे वापस। अब आपको बता दें कि प्रियंका गांधी फिलहाल क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं। तो कुछ गड़बड़ है ना? इसी तरह से सरकार जब कहती है कि हम आपको राशन दे रहे हैं, हम आपको कुछ पैसे पकड़ा देंगे, ठीक है, वो उसका अधूरा काम होता है। सरकार का असली काम होता है कि आप सबको एकदम मजबूत बनाकर, सशक्त बनाकर, शिक्षित बनाकर आपके भविष्य को उज्जवल करना, ठीक है। अब जैसे मेरी सारी बहनें बैठी हैं यहाँ, आप अपनी बेटियों को के लिए क्या चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि आपकी तरह संघर्ष करें, है ना? आप चाहते कि ठीक है मैंने संघर्ष किया, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मेरी बेटी खुद अपने पैरों पे खड़ी होगी, उसकी शादी होगी, वो नौकरी करेगी, खुद कमाएगी, यही चाहते हैं ना? इसी तरह से आप अपने बेटों के लिए चाहते हैं कि रोजगार मिले इन्हें। अब परिस्थिति क्या है? सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि जो असली काम है वो नहीं करती, आपको सशक्त करने का काम। जब चुनाव आता है तो आपके सामने आके धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू। क्यों? क्योंकि आपके जज्बात उभरेंगे, ठीक है। आपको या तो असुरक्षित महसूस कराएंगे कि वो हम सुरक्षित हैं, सरकार चाहिए, यही सरकार चाहिए क्योंकि हमें सुरक्षा देगी, ठीक है। या बोल देंगे कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, तुम एक दूसरे से बचना या वो दूसरे से लड़ना, ये बातें कर रही है
और जो असली बात है वो नहीं हो रही है। बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं, हजारों करोड़ पैसे विज्ञापनों में जा रहे हैं। आपको मालूम है ये जो बड़े बड़े विज्ञापन आप देखते हैं ना सड़क पे, मोदी जी, योगी जी के, कितने हजार करोड़ रुपए के हैं ये। अगर वही पैसे आपको सशक्त करने के लिए डाल देते, आपकी सेहत के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, तो कितनी तरक्की हो जाती है। जैसे कोरोना आया, आपकी सेहत की सुविधाएं नहीं थी, कितने लोगों की मृत्यु हुई, ऑक्सीजन नहीं था। मुझे याद है उस समय मेरी माताजी ने कहा था कि देखो रायबरेली में ऑक्सीजन भिजवाओ कहीं से, तो हमने छत्तीसगढ़ की सरकार से बात की थी, वो ऑक्सीजन भेज रहे थे यहाँ मना कर दिया गया। यहाँ की सरकार ने कहा नहीं, हमें मालूम था कि आप संकट में हो, हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं, ये लोग मना कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ऑक्सीजन आपके पास कांग्रेस पार्टी से है। ये सरकार का काम नहीं है, ये राजनीति है, ये आपके जज्बातों पे राजनीति है। आप बीमार हो, आपकी सेहत के लिए कोई कुछ करना चाह रहा है, उसको रोका जा रहा है। अंत में बड़ी मुश्किल से डीएम साहब से बात करके हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर भिजवाए, और जो पूरी टंकी भिजवा रहे थे वो यहाँ से हमने लखनऊ भेज दी। तो कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी लगातार विपक्ष पर हमला बोलती हुई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ये खास कवरेज लगातार जारी है, देखते हैं कुछ देर बाद लौटते हैं और आपको दिखाएंगे रणभेरी लगातार जारी है और तीसरा चरण महाभीषण, इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब आपको सीधा लिए चलते हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लेकिन वोट इसलिए नहीं देना है कि इनको आपने सिर्फ विधायक बनाना है, ये वोट इसलिए देना है कि इनके माध्यम से आपने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का माध्यम बने, इस बात के लिए वोट। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, भाषण देने के लिए कह रहा। ये हमारी पार्टी है जो सत्ता में कुर्सी से चिपकने नहीं आती, ये हमारी पार्टी है जो सत्ता में बैठ करके किसी को विधायक या सांसद या मंत्री बनाने नहीं आता, ये हमारी पार्टी है जो सत्ता के माध्यम से देश और प्रदेश को उसकी तस्वीर और तकदीर और विचार के आधार पर बदलने आती है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। आप याद कीजिए, सारी पार्टियां धारा 370 के खिलाफ थी कि नहीं थी, बताइए। सारी पार्टियां थी कि नहीं थी? यानी देश की एकता और अखंडता के लिए कौन लड़ रहा था? तो बीजेपी लड़ रही थी अकेली। सद्भावन से हमने कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेगा। बाकी सारी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में समझौता करती रही, लेकिन अगर आपने यहां से स्मृति ईरानी जी को जिता के भेजा तो उन्होंने मोदी जी का साथ दिया। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह की रणनीति थी, और अमेठी की तरफ से श्रीमती स्मृति ईरानी की उंगली थी जिसने पार्लियामेंट में बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी हमको याद है।
मैं बार बार कहता हूं, वोट किसी को सांसद या विधायक बनाने के लिए नहीं होता है, उसको ताकत देने के लिए होता है ताकि वो देश के काम आए। आज धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। और अमेठी वालों, तुम भी पीछे नहीं रहे, तुम्हारा भी उसमें योगदान है। इस बात को हमको धन्यवाद है। अगर यहां से आपने उस समय आपने राहुल की तरफ उंगली दबाई होती तो आपको ये फक्र नहीं मिलता कि आप कहते कि जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बनाने में आपका भी हाथ है। आज आप कह सकते हो क्योंकि आपने सही फैसला किया। ये हमको राजनीति की नजाकत समझनी चाहिए। आज 156 कानून जो भारत के जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे, अब लगने लगे हैं। एसटी का रिजर्वेशन मिलने लग गया, एससी को रिजर्वेशन मिलने लग गया, महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिलने लग गया। वहां एंटी करप्शन एक्ट नहीं था, खाए चलो लूटने चलो दोनों हाथ से, कोई पूछने वाला नहीं था। अब एंटी करप्शन एक्ट लग गया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, बेईमान जेल के पीछे होंगे, ये भी हमको याद है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। वापस लौटते हैं, हम बात कर रहे थे जिस तरह से तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और कल 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है और इसी पर लगातार बात करने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं। ऋषि शेंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फर्रुखाबाद से। ऋषि, आपके पास आते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि फर्रुखाबाद सदर सीट की अगर बात की जाए, फर्रुखाबाद सदर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर लग रही है, लेकिन आसपास की जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर क्या कुछ माहौल है ऋषि? यह चारों विधानसभा क्षेत्रों में सपा और भाजपा का ही मुकाबला है। बसपा यहाँ पे बिल्कुल सुने जा रही है, कोई प्रत्याशी नहीं है यहाँ पे जो लड़ाई में हो, और सीधा मुकाबला चारों सीटों पर सपा और भाजपा का है। जी, मेजर सुनील दत्त वहां से चुनाव लड़ रहे हैं ऋषि। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी चुनाव लड़ रहे हैं जी, और सुमन मौर्य समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, उनका जो कहा जाए कि उनकी जो विरासत है वो सुनील दत्त ने संभाली हुई है और उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी तगड़ी फाइट उन्हें देखने को मिल रही है ऋषि। जी बिल्कुल, करारी फाइट हो रही है दोनों पार्टियों में जी, और इसको लेकर वो काफी मेहनत भी की उन्होंने चुनाव में। उन्हें जीत आसान नहीं नजर आई थी चुनाव में जी, तो काफी मेहनत कर उन्होंने चुनाव अपना ठीक ठाक किया है जैसे। और जातीय आधार पर समाजवादी पार्टी में मौर्य वोट जाने से जी कुछ कमजोर समझ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी अपने आप को। जी बिल्कुल ऋषि, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ माजिद अरमान जालौन से जुड़े हुए हैं। माजिद, जालौन की क्या स्थिति है? कल जिस तरह से तमाम दिग्गज जालौन में जुटे हुए थे, रैलियां कर रहे थे, तो अब जालौन के जो मतदाता हैं वो कल निश्चित तौर पर मतदान करेंगे और उसके बाद तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन जालौन की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो क्या माहौल लग रहा है? चलिए, मस्जिद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम चंद्रजीत सिंह के पास चलते हैं। चंद्रजीत मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, आपके पास आते हैं और सबसे हॉट सीट की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो करहल, मैनपुरी से करहल सीट है वहां पर, क्योंकि अखिलेश यादव खुद ही चुनावी मैदान में है और अखिलेश यादव ने कहा था कि नामांकन करने के बाद अब सीधा सर्टिफिकेट लेने आएंगे, लेकिन पूरा जो कहा जाए कि समाजवादी जो कुनवा है वो मैनपुरी में डटा हुआ था और इसी को लेकर भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। इंद्रजीत जी, चंद्रजीत आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही सर? अब जी जी चंद्रजीत, अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज आ रही सर? जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
ठीक, आपको बता दें सर, ये करहल सीट इसलिए भी हॉट सीट बनी हुई कि एक तरफ जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो भाई दूसरी तरफ भाजपा से केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल चुनाव मैदान में है जी, और बीजेपी अखिलेश यादव को उनके ही घर में घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है जी। आपको बता दें, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम भाजपा के नेता जी चुनाव में एड़ी और चोटी का जोर लगाए हुए हैं जी। इसके अलावा अगर बात करें तो अखिलेश यादव के लिए खुद उनके पिता जी मुलायम सिंह यादव जो तीसरे चरण में मतदान के लिए तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आए थे। जी जी जी। प्रमोद दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी आपके पास आते हैं। प्रमोद जी, इटावा की अगर बात की जाए तो इटावा भी कहा जाता है कि एक तरह से मुलायम सिंह यादव का ही क्षेत्र माना जाता है। इटावा की बात की जाए तो इटावा का क्या कुछ समीकरण आपको दिखाई दे रहा है? जी सर, ये जिस तरीके से यदि इटावा की यदि बात की जाए तो तीनों विधानसभा में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उसको लेकर के जसवंत नगर में जो शिवपाल जी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर शिवपाल सिंह और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विवेक साख, उनमें आपकी टक्कर अवश्य इस बार को देखने को मिल रही है। पर जो इटावा सदर की सीट की यदि बात की जाए तो साफ तौर पे इटावा में जो बीएसपी का जो प्रत्याशी उतारा गया है, जो कभी पहले एक समाजवादी पार्टी का कट्टावर नेता हुआ करता था, आज वो बीएसपी के प्रत्याशी के पद पर उतारा गया है, तो जरूरी है कि स्वाभाविक है कि इसमें बीजेपी की जो कर्तव्यदौरियां हैं और बीएसपी के कुलदीप गुप्ता और संटू हैं वो आपसी टक्कर में है। और भरतला सीट की यदि बात की जाए तो स्वाभाविक है कि भाजपा और सपा के सामने बीचों बीच टक्कर हो गई है। पर कल जो मतदान होने वाला है उसको देखते हुए ये देखा जाएगा कि आम जनता आखिर उनका मूड क्या है और कहां अपना वोट डालने में सफल होती है। जी जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास। योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं एटा से। योगेश आपके पास आते हैं। एटा की अगर बात की जाए तो किस तरह से कल मतदान होना है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? योगेश जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ देखने की बात ये रहेगी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपना पल्ला लहराया था। अब देखने की बात ये होगी कि इस बार क्या, मगर देखने की बात एक मेन चीज ये आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला नजर आ रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है। और अब आपके पास आते हैं। माजिद हमारे साथ जुड़ गए। माजिद अरमान संवाददाता जालौन से। माजिद, जालौन में कई दिग्गजों ने कल चुनावी जनसभाएं की हैं और पूरा जोर लगाया है, तमाम तरह के दावे किए गए हैं, वादे भी लगातार किए जा रहे हैं। जालौन का क्या माहौल नजर आ रहा है और किस तरह से चुनाव की तैयारियां क्या है? देखिए, बता दें कि जैसे जैसे मतदान का समय करीब आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी समीकरण भी चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि कल की हम बात कर लें कि कल कुछ माहौल और था और जैसे ही दिग्गजों का यहाँ आना शुरू हुआ माहौल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अगर जालौन की 3 विधानसभाओं की हम बात करें तो जालौन में सर्वप्रथम कालपी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा से पिछड़ा जाति के लोगों की जो बात की जाती थी उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। लेकिन जब उनको समाजवादी पार्टी की सीट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनके जो मतदाता है वो अच्छे खासे नाराज है। तो यहाँ जो चेंजिंग जो नजर आ रही है वो कांग्रेस की ओर जो है लोगों को झुकाव दिख रहा है। लेकिन जब योगी जी का जब यहाँ आना हुआ तो कहीं ना कहीं वोट चेंज जरूर होते नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें उरई विधानसभा की तो उरई विधानसभा में गौरी शंकर को पुनः जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है उसको लेकर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के दया शंकर लगातार उनके खेमे में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की टक्कर लगातार नजर आएगी। अगर माधोगढ़ की बात करें तो वहां पर जो दलितों का जो हमेशा से कब्जा रहा है, हमेशा से विधानसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी की सीट रही है, लेकिन पिछले 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सीट जीती थी। लेकिन इस बात को समीकरण अलग नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस तीनों लगातार अपना अपना दावा पेश कर रही है, लेकिन बसपा एक ऐसे वहां पे जो गढ़ है वो पुनः दोबारा देखने को मिल रहा है कि तो कहीं ना कहीं इन तीनों सीटों में जो है चेंज नजर आ रहा है। जो पिछले 2017 में लहर थी वो अब दिखाई नहीं दे रही है। अब लगातार जो है लोगों के दिमागों में यही गूंज रहा है कि जो चेंजिंग हुई है
लगातार आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि तीनों विधानसभा में जिस तरीके से नजरिया देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं चेंज जरूर होगा। जी बिल्कुल माजिद, की टक्कर। जी बिल्कुल माजिद, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन बात करते हैं अभय हमारे साथ जुड़े हुए कन्नौज से। अभय, असीम अरुण पर अखिलेश यादव लगातार वार कर रहे हैं, जुबानी जंग का जो तीर है वो छोड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव का ये कहना है कि आईपीएस से वर्दी छोड़कर अब राजनीति में आए हैं तो कितने ईमानदार होंगे, कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि असीम अरुण जो जनता है वो उसका कहना है कि असीम अरुण जो है वो कहीं ना कहीं एक निर्विवाद चेहरा है और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है कन्नौज से। अभय अभय आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी अभय बताइए। आवाज आ रही है? जी अभय अपनी बात पूरी करें। असीम अरुण एक साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति है। जी आपको बता दें कि असीम अरुण जो यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के, वो एक साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति है। जी संपर्क जी जी अभय जी आपको बता दें कि ये तो 3 बार विधायक रहे हैं अनिल दोहरे, जो भी यहाँ से बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं अनिल दोहरे भी। और तिरवा अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो कहा जाता है कि तिरवा विधानसभा जो है वहां पर लोधी राजपूत जो वोटों का कहा जाए कि वो गढ़ माना जाता है। कैलाश राजपूत वहां से चुनावी मैदान में है। तो तिरवा विधानसभा की क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं अभय? जो तिरवा विधानसभा है वहाँ पे कैलाश राजपूत एक भाजपा के प्रत्याशी है और दूसरी तरफ पूर्व राज्य मंत्री जी अभय आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रशांत लगातार बने हुए कासगंज से। प्रशांत, कासगंज की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सबसे ज्यादा एक बीजेपी ने जो भुनाने की कोशिश की, क्योंकि जब यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता जनसभा करने के लिए आए थे तो कहीं ना कहीं कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका नाम लेकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की थी, उसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? प्रशांत आप बिल्कुल यहाँ पर जो कासगंज जनपद है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। जी आपको यही बता दें यहाँ कासगंज जनपद में एलआर वोटिंग ज्यादा है, बहुत प्रतिशत ज्यादा है एलआरों का। इसी के और अभी फिलहाल में ही योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे सोरों तीर्थ नगरी घोषित किया था, सोरों को। इसी के चलते और बीजेपी की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। सदर सीट से बात की जाए तो देवेंद्र प्रताप जो यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं उनकी जीत पक्की नजर आ रही है। जबकि आपकी 102 पटियाली विधानसभा सीट से मुमताज साहब जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी सीट थोड़ी सी डगमगाती नजर आ रही है, क्योंकि वहां से बसपा प्रत्याशी नीरज किशोर मिश्रा बहुत ही अच्छी पोजीशन पर चल रहे हैं। बात की जाए पूरे जनपद की तो कासगंज जनपद से 2 सीटें आपकी कासगंज और अमापुर विधानसभा सीट दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। सिर्फ पटियाली विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर कुछ हद तक वह टक्कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो टक्कर जो है वो कांटे की चल रही है और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। कल मतदाता तय करेंगे कि कौन किसकी किस्मत में क्या है। और कुलदीप अवस्थी हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, झांसी की अगर बात की जाए जिस तरह से आप कह रहे थे तो कुलदीप मधुर मोहन संवाददाता कानपुर से और इसके अलावा प्रमोद दीक्षित हमारे साथ प्रमोद के पास आते हैं। प्रमोद, इटावा की अगर बात की जाए जिस तरह से आपने कहा इटावा में चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा का क्या कुछ माहौल है और तैयारियां क्या कैसी चल रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो मतदान होना है उसको लेकर के इटावा के जिला प्रशासन ने पूर्ण तरीके से जो बूथों पे जो पार्टी जो रवाना होनी है वो हो चुके हैं। और उसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हर पुलिस पोलिंग बूथों पर पुलिस तैनात है, आरपीएफ तैनात है, बीएसएफ के जवान के रहेंगे। और उसके बावजूद जो जसवंत नगर की जो सम्मेलन सीट जो उसको मानी जाती है उस पर खास तौर पे इटावा के प्रशासन की नजर रहेगी। और अब की बार जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में एक सिरसा गांव
जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर अधिकांश हमेशा मतदान के दौरान कोई ना कोई दंगा टाइप का उद्यम हो जाता है, जिसके चलते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर रखा है और इटावा का तीनों विधानसभा के अंदर इटावा का प्रशासन का पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। जी बिल्कुल। आप चंद्रजीत, आपके पास आते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पिछले लगभग 35 सालों से ज़्यादा करहल सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर यादव जो प्रत्याशी है, यादव प्रत्याशी के अलावा कोई और नहीं जीता है। तो बीजेपी जो है वो यही यादव और गैर यादव जो वोटर है उनको अलग करके वहां पर गैर यादव वोटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी की नज़र है और इसी वोट पर अपना कहा जाए कि हथियाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। चंद्रजीत। जी चंद्रजीत, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी योगेश के पास आते हैं। योगेश एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, तीसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है खत्म हो गया है, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? मतदान कल होना है और बूथों पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था का क्या कुछ जायजा है? योगेश अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी तो वापस आएंगे योगेश से जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद लगातार बातचीत जारी रहेगी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ता बनाए गोल्डी मसाले। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीसरा चरण महाभीषण लगातार जुबानी जंग के बाद अब तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। कल वोटिंग होनी है और इसी पर लगातार चर्चा हो रही है। तमाम जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। एटा से हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं। योगेश जी, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। एटा की अगर बात की जाए तो जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या है और किस पर वोट करेगी एटा की जनता? योगेश, आपको ऑडियो ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो। जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी योगेश बोलिए। जी ऋषि, आपके पास आते हैं। आप जिस तरह से तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और लगातार जो नेता है वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब कल जो है वो मतदाता तय करेंगे। फर्रुखाबाद की अगर बात की जाए तो प्रमुख मुद्दे क्या है जिन पर जनता कल वोट करने वाली है? ऋषि। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए। जी, मुद्दा विकास का है। जनता विकास को लेकर मतदान करेगी जहां तक, और सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जी इन मुद्दों को लेकर जनता वोट करना चाहती है। देखिए, ध्रुवीकरण की भी पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन फर्रुखाबाद की जनता क्या चाहती है ऋषि? ये ध्रुवीकरण बिल्कुल पूरी तरह से करने की कोशिश की जा रही है। कई दलों के प्रत्याशी लगे हुए हैं जातिगत आधार वोट बांटने के लिए और भाजपा प्रत्याशियों को कमजोर करने के लिए, लेकिन जनता विकास का ही मुद्दा लेकर वोट करने की इच्छुक है। जी आपके पास लौटेंगे और हमारे साथ प्रमोद दीक्षित लगातार बने हुए। प्रमोद जी, एक तरफ बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 मार्च को ही इस बार होली मनाई जाएगी।
जिस तरीके से जो बीजेपी के जो नेताजी हैं वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को होली मनाई जाएगी, तो हो सकता है कि मनाई जाए, पर इटावा का यदि मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी और विकास को लेकर के यहाँ के मतदाता तरह से भी जागरूक थे और अभी भी जागरूक हैं, और वो उसी को लेकर के ही वोट देंगे। इसी के चलते जो विकास के मुद्दे को लेकर के यदि इटावा सदर से यदि बात की जाए तो जो बीएसपी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं कुलदीप गुप्ता और प्रसन्न, उनके पहले वो इटावा के नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे, तब उन्होंने काफी हद तक गांव से लेकर के शहरी क्षेत्र में विकास कार्य किया है। उसी को लेकर के आज वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। तो जनता अभी जो है वो इस दुविधा में है कि हम बीजेपी को वोट करें या अपने जो बीएसपी के प्रत्याशी है कुलदीप गुप्ता उन कद्दू को वोट करें, क्योंकि आमतौर पे विकास की जो बात की जाती है वो आम जनता मात्र उसका एक ही मुद्दा रहता है, महंगाई जब इतनी ऊपर चरम सीमा में हो चुकी है उसको लेकर के महंगाई का ही मुद्दा है। और यहाँ पर एक जो बेरोजगारी बनी हुई है, क्योंकि काफी सालों से एक सूत मिल है जो कि काफी सालों से बंद पड़ी है। अभी तक किसी भी सरकार ने, या वो सपा की सरकार हो या वो भाजपा की सरकार रही हो, पर उन्होंने अभी तक किसी ने भी उस सूत मिल का वो नहीं लिया। यदि बाई चांस कोई सरकार उसके सूत मिल को खुलवा दी जाए तो इटावा के आसपास जनपदों के बीच जो बेरोजगार लोग हैं उस सूत मिल के कारण से अपना घर का पालन पोषण कर सकते हैं। सबसे अहम भूमिका रहेगी विकास की। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। अब आपके पास आते हैं प्रशांत, और अब आपको सीधा सीतापुर लिए चलते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। तो आज के समाजवादी वास्तव में कुछ सुधरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने तय कर दिया है कि ये सुधरेंगे नहीं, इन लोगों के नाम और काम में भारी अंतर है। नाम तो समाजवादी है लेकिन काम आतंकवादी है, सोच परिवारवादी है। मैंने आतंकवादी इसलिए कहा, यद्यपि इसकी बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। ये दंगावादी भी है, तमंचावादी भी है, आतंकवादी भी है, परिवारवादी भी है। मैंने ये इसलिए कहा, कल गुजरात की अहमदाबाद की एक न्यायालय ने गुजरात के सीरियल बम ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो सीतापुर से योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे थे। कल तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम अलग अलग जगहों से तमाम संवाददाता जुड़े हुए थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि कल 20 फरवरी को मतदान होना है और इसके लिए मतदाता पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं कल मतदान के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर मतदान कीजिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।